नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आशा कर रहा हूं कि अब जीडी के लिए बहुत कम समय रह गया हो तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा संभावित प्रश्न का जो है सेट नंबर 7 है। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और आज का पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल क्या है कि एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ये कितने समय में पार कर लेगी? बहुत आसान सवाल है। कैसे करना है आप देखो, एक छोटी सी बात आपको पता होगी कि जब कोई ट्रेन एक खंभे को या किसी पेड़ या किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो स्वयं के बराबर दूरी तय करती है। अच्छा, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो क्या करेगी? तो अपनी दूरी प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई, उसका दोनों का योग के बराबर लंबाई तय करती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा कि अगर ट्रेन किसी खंभे को पार करती है तो वो क्या कर रही है? अपनी लंबाई पार कर रही है। अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपनी और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। तो सवाल ने पहले बोला 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंभे को, अच्छा खंभे को पार कर रही है, यानी कि आप बताओ 150 मीटर जो है खुद की लंबाई चलेगी, जो कितने में कर देगी? 6 सेकंड में कर देगी। 6 सेकंड कर देगी। अरे हाँ या ना, यानी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितने में? 6 सेकंड में। सवाल ने बोला है कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी कि अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, खुद की 150 है, प्लेटफॉर्म 200 यानी 350 मीटर की लंबाई कितना सेकंड लेगी? आपको समझना है यहां से। अब आप एक बात देखो, अगर मैं इधर से इधर गुणा करूं या इधर से इधर भाग करूं तो यहां से आप देखो 25, अगर 25 से भाग करूंगा तो 25 छक्का 150 होते हैं। अरे हाँ या ना, 25 छक्का 150 होते हैं। तो यानी यहां पे भी मैं क्या कर दूंगा? 25 से भाग कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 25 से भाग कर दूंगा। तो आप देख रहे 25 से कम 25, 10 बचा, 25 को 100, यानी कि आप देखो यानी 350 मीटर लंबी चीज को पार करने में उस ट्रेन को कितना सेकंड लगेगा? 14 सेकंड लगेगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल क्या कर रहा है कि समान आयतन के दो लंबवत बेलन वृत्तीय बेलों की ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। देखो आपको ऊंचाई दी है, त्रिज्या पूछी है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है भैया? आप कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब क्या होगा? का आयतन होगा, यानी बेलन का आयतन क्या होगा? πr²h। क्या होगा? πr²h। अब यहाँ दो बेलन की बात करी गई है और दोनों को कैसा रखा है? बराबर। तो मैंने यहाँ इसको r1h1 मान लिया और इसको r2h2 मान लिया, जो आपस में कैसे है? बराबर है। तो पाई से पाई कट गया। अब अल्टीमेट मुझे क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है। तो मैं रेशियो को ही मान लेता हूँ। यहाँ इसकी वैल्यू 3 है, यानी r1² बटे यहाँ से r2², यहाँ h2 बटे h1 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? h2 यहाँ कितना है? 4 है, यहाँ कितना है? 3 है। अगर ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट, तो r1 रेशियो r2 यहाँ से कितना आएगा? 2 रेशियो √3। आप देखो अगर मैं यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट भेजूंगा तो यहाँ इस पे स्क्वायर रूट आएगा, यानी 3 का स्क्वायर रूट तो होता नहीं, तो √3 आ जाएगा, इसका 2 निकल आएगा, यानी 2√3 आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अगला सवाल पार्टनरशिप का है। सवाल कह रहा है ए और बी 5:6 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 4 महीने के बाद ए अपनी पूंजी में से 1/5 हिस्सा निकाल लेता है और जबकि बी अपनी पूंजी से 33.33% की वृद्धि करता है। तो 6.3 लाख के वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा? बड़ा आसान सवाल है, तो आप समझो। यानी ये भैया ए है मेरे पास, ये भैया बी है मेरे पास। आप देखो इन्होंने लगाया 5, इन्होंने लगाया 6। शुरुआत में ये 5, मैंने 5:6 को ही धन मान लिया। मैंने कहा ये इन्होंने 5 लगा दिया, इन्होंने 6 लगा दिया, और ये दोनों ने 1-1 साल, यानी वार्षिक लाभ की बात हो रही है। मतलब क्या है? 1-1 साल दोनों ने लगाया है। अब आप देखो समझो 4 महीने के बाद, यानी 4 महीने तक तो ये राशि चलती रही। भाई कहानी टोटल 12 महीने की है, 1 साल का तो क्या होता है? 12 महीने, यानी कहानी टोटल 12 महीने की है, यानी 4 महीने चलते रहे। ठीक है, 4 महीने के बाद इन्होंने क्या बोला कि 1/5 राशि, किस राशि का? यानी टोटल पहले इन्होंने 5 लगाई थी, 5 का 1/5 निकाल लिया। आप बताओ 5 का 1/5 कोई निकाल लेगा तो 5 का 1/5 1 होगा। अगर 1 निकाले कितने बचेगा? 4 बचेगा। अगर 4 बचेगा कितने महीने के लिए? बोलेंगे 8 महीने के लिए। क्यों? ये 5 महीना 4 महीने, ये 5 राशि 4 महीने चल गई, बची 4 राशि कितने महीने चलेगी? 8 महीने चलेगी। ऐसे ही बच्चा देखो यहाँ भी बोला है उसने 4 महीने के बाद, तो ये भी 4 चलेगा।
इसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि 33.33%। अब आपको एक बात पता होना चाहिए, 33.33% का जो मतलब होता है वो 1/3 होता है। क्या होता है? 1/3। तो 6 का 1/3, आप कहो सर 6 का 1/3 2 होगा, तो उन्होंने क्या करा, 2 वृद्धि कर दी। यानी अब अगर 6 में 2 जोड़ के कितना हो जाएगा? 8, और 8 ही कितने महीने चलेगा? 8 महीने चलेगा। अरे बोलो बात ठीक है क्या? यहां से हम क्या ले लेंगे? इनका अनुपात ले लेंगे। देखो आप देखो पूरे 4 कट रहा है, 4 इसमें काट दो, 4 इसमें काट दो, 4 इसमें काट दो, 4 दूनी 8। बोलो हाँ है ना? यानी यहाँ ये 5 और ये 8, कितना आ गया? 13। अनुपात 8 दूनी 16 और 6, 16 6 हो गए यहाँ से 22। यानी कि मुझे ये पता लग गया टोटल लाभ जो ए का है वो कितना है? 13 है, और बी कितना है? 22 है। क्यों ऐसा हुआ? क्यों? अच्छा मैं कई बार आपको बता चुका हूं, फिर बता दे रहा हूं कि जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। मतलब क्या है कि जितना वो पूंजी लगाएंगे और कितने समय के लिए लगाएंगे, उसका गुणा जो होता है वो लाभ होता है। हमने बेसिकली क्या किया? पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय। तो जितनी पूंजी लगा रहे, कितने समय के लिए लगा रहे, वो गुणा कर देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आएगा। अब आप देखो यहां से टोटल कितना निकल के आ रहा है मेरे पास, यहां से मैं गुणा कर दूंगा। अब देखो 35 आ रहा है। कितना आ रहा है? 35 आ रहा है। अरे बोलो बात ठीक है, 35 आ रहा है। 35 की वैल्यू आपको रखी 6.3 लाख, 3 लाख दे रखी है आपको, ठीक है। हमसे पूछा बी का हिस्सा, यानी कि मुझे यहाँ 22 की वैल्यू बतानी है। कितनी की? इसकी वैल्यू बतानी है, सॉरी बी का हिस्सा पूछा है। हाँ बी का हिस्सा बिल्कुल सही है, यानी 22 की वैल्यू बतानी है। अब आप एक बात सुनो बहुत ध्यान से, यानी यहाँ से 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6.3/35, और 22 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? 6.335 इंटू 22। अरे बोलो बात ठीक है क्या? निकल आएगी। अब एक चाहो तो एक काम ये कर सकते हो, अगर मैं इसको लाख हटा दूं, मैं 1000 कर दूंगा। बहुत ध्यान सुनना, अगर मैं क्या कर दूं, 6.3 लाख है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 6,30,000, यानी 4 बिंदी बढ़ गई मेरे पास। तो मैं यहाँ 4 बिंदी बढ़ा दे रहा हूँ। थोड़ा उससे क्या हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं 4 बिंदी बढ़ाऊंगा तो आप देखो यहाँ पे 35 गुणे 22। समझो इस बात को, बड़ा आसान हो जाएगा सवाल आपके लिए। अब अगर मैं 7 से काटा हूँ, 7 निम ये आ रहा है, 7 पंचे ये आ रहा है, 5 से काटेंगे तो ये आएगा 18। कितना आया? 18,000। और यहाँ से मैं गुणा कर दूंगा 22 का। तो 22 का गुणा करना, देखो जब भी 22, 33, 44, 11 का मल्टीपल आए तो 2 गुणा करो पहले इसमें। तो यहाँ आप देख पा रहे हो छोटा सा कि ये 18 दूनी 36 हो जाएगा, 36,000 गुणे 11। तो 11 गुणा करना बड़ा आसान होता है, 6 और ये 9 और ये 3 और ये यहाँ पे 3 बार 0। अब अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यहाँ बिंदी लगा दूंगा, यानी आंसर आएगा 3.96 लाख। अगर लाख में आंसर पूछेगा 3.96 लाख आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी यही क्या हो गया? बी का जवाब हो गया। बी का जवाब कितना हो गया? यानी 3.96। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 101 से 1000 तक कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 9 है? बहुत आसान सवाल है, देखो आप समझो इस बात को। आप एक बात बताओ छोटी सी मुझे, कि 101 से 1000, सबसे पहले आप एक बात समझो कि आप देखो 1 से लेकर अगर मैं 10 तक की बात करूं, 1 से लेकर 10 तक में इकाई का अंक कितना आता है? 9। आप कहेंगे सर 9 एक बार आता, कितने बार आता है? एक बार। तो आप बताओ 101 से लेके 1000 तक कितनी संख्या होंगी? टोटल 9 संख्या होंगी भाई। 100 से लेके 1000 के बीच में 900 संख्याएं होंगी। आप बताओ, यानी कि बहुत ध्यान से सुनना है आपको, बहुत ज्यादा ध्यान है। यानी प्रत्येक 10 संख्याओं में, बहुत ध्यान सुनना, प्रत्येक 10 संख्याओं में एक बार 9 आता है। यानी कि 10 संख्याओं में आ रहा है 9 कितने बार भैया? एक बार। कितने बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। ऐसी संख्याएं कितनी है? 900 है। कितनी है? 900। और 900 में 900 संख्याओं में कितने बार आएगा? 90 बार आएगा। देखो ना, यहां से मैं 90 का गुणा कर दिया, सॉरी यहाँ 1 था तो यहां मैं 90 का गुणा कर दिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 90 का गुणा हो गया। यानी कि 10 संख्याओं का जो है बच्चा, 10 संख्याओं में एक बार 9 आ रहा है, तो 900 संख्याओं में कितने बार आएगा? 90 बार आएगा। और यही सवाल ने पूछा है क्या, कि 100 से 1000 तक कितनी संख्याओं का इकाई अंक 9 है? यानी 90 बार है 900 संख्याओं में। 90 बार 900 संख्याओं में गुणे 100 कर देंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है? आप कहोगे ये 10 बार, यानी आंसर तुम्हारा क्या आ गया? 10%।
क्या आ गया 10% तुम्हारा करेक्ट आंसर आ गया। आई होप आप समझ पाएंगे, बहुत आसान सवाल था। 10% क्या है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि उसके त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई 64 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, बहुत ज्यादा आसान। सबसे पहले आप ये समझो सेक्टर कैसा होता है। त्रिज्यखंड को बेटा क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। हिंदी में बोले तो त्रिज्यखंड। क्या बोले तो त्रिज्यखंड, हिंदी में बोले त्रिज्यखंड। और ये हो गया सेक्टर। आप मुझे अगर मैं इसको ए ओ बी मान लूं, अब यहाँ पे आपको चाप की लंबाई दी। अब कुछ सारे बच्चे नहीं जानते हो चाप क्या होता है, तो चाप समझो, चाप ये जो है ना, ये ए बी, तो ए बी तुम्हारा इसको आर्क, इंग्लिश में बोलते हैं इसको आर्क, हिंदी में बोलते हैं चाप। तो आप देखो आपको एरिया दिया है, इसका क्या दिया है, एरिया। तो एरिया आप देखो क्या होता है, एरिया होता है सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360। अच्छा थीटा क्या होता है, ये जो सेंटर पे एंगल बना होता है ना थीटा, इसको बोलते हैं थीटा। यानी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, कितनी वैल्यू है 128, कितनी है 128। साथ ही साथ आपको दिया है थीटा बटे 360 2 पाई आर बराबर 64। अच्छा ये क्या होता है, ये होती है चाप की लंबाई। क्या होती है, चाप की लंबाई। क्या होती है, चाप की लंबाई होती है। अच्छा एक बात आप बताओ, अगर मैं इन दोनों में भाग कर दूं तो कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, भाग कर दिया। क्या कर दिया, भाग कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, बोलेंगे सर कैंसिल हो गया। आप देख पा रहे हैं पूरा इससे ये कैंसिल हो गया, आप कहीं सर कैंसिल हो गया, हाँ या ना। आप कहेंगे एक आर इस स्क्वायर से कट, यानी एक आर बच गई, एक आर बच गई। अच्छा 2 से काट देंगे इसको, कितने बार कटेगा, 32 बार। और ये कितने बार कटेगा, 4 बार। यानी ऊपर एक आर 4 बचा, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और आपसे रेडियस ही पूछा था, रेडियस कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है रमेश की मासिक आय 16,500 रुपए थी और उसका मासिक खर्च 10,500 रुपए था। अगले वर्ष उसकी आय 25% से बढ़ गई और उसके व्यय में 9% की वृद्धि हो गई, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। बहुत आसान सवाल है। देखो सबसे पहले इन सवालों में क्या होता है, आपको बात समझनी पड़ेगी। जो इनकम होती है बच्चा, इनकम कैसे मिलके बनती है। आप बताओ, अगर मैं आपको कुछ पैसे दे रहा हूँ, कुछ रुपए दे रहा हूँ, तो आप उसका क्या करोगे, आप उसके बेसिकली 2 ही काम कर सकते हो। या तो उसे खर्च करोगे, या तो पैसे को क्या करोगे, खर्च करोगे, या उसको क्या करोगे, बचाओगे। तो 2 ही काम पॉसिबल हैं। तो यहां से एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है कि इनकम बराबर होता है बेटा आपका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। हिंदी में बोले तो बेटा आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूं कि भैया हमने क्या करा, आई इनकम का आई ले लिया, एक्सपेंडिचर का ई ले लिया और इसका एस ले लिया, यानी आई बराबर ई प्लस एस हो गया। बोलो बात ठीक है क्या, ये बात समझिए, जनरल टर्म में समझ गए होंगे आप सब लोग। देखो अब मेरे को पता है कि उसकी इनकम कितनी है, इनकम आपको दे रखी है 16,500, एक्सपेंडिचर कितना है 10,500। मैं क्या करता हूँ, इनका अनुपात ले लूंगा। क्या ले लूंगा, अनुपात। मैं यहां से काट रहा हूं, क्या ले लिया मैंने, अनुपात ले लिया। क्या ले लिया, अनुपात ले लिया। तो आप एक बात समझ पा रहे हो, अगर मैं 5 से काटूं तो 5 दिया 15, 5 दिया 15, और यहां से 5 से काटूंगा तो कितना है, 5 दूनी 5 एकम 10। या आप यहां से एक काम कर सकते हैं, आप 5 10 काटो, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 7 105, यानी कि 11:7 आ गया। अब आप बताओ, अगर आप 11 क्या कर रहे हो बेटा, 11 कमा रहे हो, 7 खर्च कर रहे हो, तो आप कितने बचाओगे, 4। कितने बचाओगे, 4। यानी मेरे को ये डायरेक्ट अनुपात मिल गया। क्या मिल गया, डायरेक्ट अनुपात मिल गया। आप 11 कमा रहे हो, 7 खर्च कर रहे हो, 4 बचा रहे हो। बोलो हाँ या ना। अब सवाल ने बोला है कि उसकी इनकम में 25% की वृद्धि हो गई। तो अगर 25% की वृद्धि हो गई, तो जब अगर मैं 25% से बढ़ाऊंगा, मैंने आपको कई बार तरीका समझाया होगा कि डायरेक्ट गुणा कर दो, तो ये 275% आ गया। कितना आ गया, 275%। अरे बोलो हाँ या ना, 275% आ गया। फिर उसने बोला है कि 19% अब उसके व्यय में वृद्धि हो गई, यानी 19% वृद्धि हो गई बेटा, हो गई। तो यहां से कितना आएगा, 133%। बोलो हाँ या ना, 133%। कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंस लेना है। क्या लेना है, इसका डिफरेंस। आप देखो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, यानी इसका 142% आ रहा है।
कितना आ रहा है 142% आ रहा है। अच्छा अब सेविंग में कितना आएगा, तो आप देखो ये ज्यादा है तो प्लस आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ से प्लस आ रहा है, बढ़ गया प्लस आ रहा है, तो यानी ये मुझे पता लग गया कि जो उसके आय में सॉरी जो उसके बचत में क्या होगी, वृद्धि होगी। टोटल 142% ही होगी। कितने हिस्से हैं, टोटल 4 हिस्से हैं, तो अगर मैं 4 से भाग कर दूंगा तो बात बन जाएगी। तो 4 से भाग करूंगा तो 4 तिया 12, यहाँ 2 बचेगा, 4 पंचे और 4 पंचे यानी आप देखो 35%, 35.5 क्या आ जाएगा, इसकी टोटल बचत में वृद्धि हो जाएगी। आई होप आप समझ पाएंगे। बहुत अच्छा तरीका है, बहुत शानदार तरीका है। बिल्कुल वो तरीका मत करना कि 100 0 0 बढ़ाओ 0 0 बढ़ाओ फिर वृद्धि करो, ये बहुत आसान है। सीधा गुणा करो, अंतर लो, भाग कर दो, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल कह रहा है यदि 6 अंकों की संख्या जो 6363x बाई 273 और 37 से पूर्णतः विभाज्य है तो x स्क्वायर भाग बाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सवाल है, देखो मैं थोड़ा समझा दूं आपको। अच्छा सवाल ने क्या बोला है, 6363x बाई किससे डिविजिबल है, 273 और 37 से विभाज्य है। ठीक है, ये बातें आपको दी गई हैं सवाल के अंदर, आपसे पूछा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा इस क्या नाम पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगी आपको, पीडीएफ मिलेगी भैया टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, बाकी आपको सामने दिख रहा होगा टेलीग्राम, ठीक है। आप इसको जाएं ज्वाइन कर लें, यहाँ से आपको रेगुलर पीडीएफ वगैरह सारा कुछ मिलता रहेगा, जो रेगुलर एग्जाम की अपडेट्स होती हैं वो भी मिलती रहेंगी। बाकी आपको पीडीएफ यहीं से मिलेगी, ठीक है भैया। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन डलवा दूंगा, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। चलिए देखिए, आपको एक बात पता होगी, अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूं, आप ये जानते होंगे कि अगर ये संख्या इससे भाग है और इससे भाग है तो इसके गुणा से ही भाग होगी, पक्की बात। और जब मैं इसका गुणा करूंगा 273 गुणे अगर मैं 37 करूंगा तो निकल जाएगा 10101। अच्छा 10101 की एक प्रॉपर्टी होती है, खास बात क्या होती है कि अगर 10101 किसी 2 अंकीय संख्या में गुणा करते हैं, 10101 किसी 2 अंकीय संख्या में अगर हम गुणा करते हैं तो ये हमेशा 6 अंक की संख्या बनती है। और 2 अंक क्या करते हैं, हमेशा रिपीट होते हैं। क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। अगर 2 अंक की संख्या में 10101 से गुणा करेंगे तो ये हमेशा 2 अंक क्या हो जाएंगे, 6 बार रिपीट हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये भी रिपीट हुए होंगे, क्यों, 273 गुणा 37 का मल्टीपल 10101 है, यानी यहाँ पे भी 6 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा, 3 आएगा। अच्छा आपसे पूछा है कि एक्स क्यूब बटे बाई क्यूब, सॉरी स्क्वायर पूछा है, एक्स स्क्वायर बटे बाई स्क्वायर। तो 6 की वैल्यू 36 हो जाएगी, कितनी आएगी 36, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 9। अगर मैं 9 से भाग करूंगा तो आंसर क्या आएगा 4, और 4 ही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। बहुत आसान सवाल है, ठीक है, समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब बराबर 3025। देन फाइंड द वैल्यू 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब और डॉट 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 20 क्यूब। बड़ा आसान सवाल ये भी है, देखो सीरीज का बहुत प्यारा सवाल है। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब तक कितनी वैल्यू दी है, ये आपको दे रखी है 3025। अच्छा आपसे क्या पूछिए, आपसे इन्होंने ये पूछा है कि 2 का क्यूब 3 का क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट 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 20 का क्यूब, ये पूछा है। अब आप बताओ सर, बड़ा आसान सवाल हो जाए, कैसे देखना, बहुत ध्यान से देखना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 का क्यूब गुणे 1 के क्यूब, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 2 का क्यूब गुणा 2 का क्यूब, क्यों, क्योंकि अब आप ये जानते हैं कि अगर पावर सेम है तो बेस का गुणा हो जाता है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख लूंगा ना, 2 का क्यूब गुणे 3 का क्यूब। भाई पावर अगर सेम है तो बेस का क्या हो जाता है, गुणा, हाँ या ना। अब आप समझो डॉट 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 डॉट, यहां से मैं 2 का क्यूब गुणा 10 का क्यूब लिख लूंगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल, क्यों, ऐसा मैं इसलिए कर पा रहा हूं कि बेस जो होता है ना, बेस अगर आपका सेम है, सॉरी पावर सेम है तो बेस का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। बोलो बात ठीक है क्या। तो पूरे में मेरे को दिख रहा है, मैं जब 2 क्यूब कॉमन ले लूंगा, आप देखो पूरे में दिख रहा है, यहां से 2 क्यूब, यहां 2 क्यूब, यहां 2 क्यूब, यानी पूरे में क्या है बच्चा, 2 का क्यूब कॉमन आ जाएगा। अगर 2 का क्यूब कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब। अरे हाँ है ना। अच्छा इसकी वैल्यू आपको दे रखी कितनी है बच्चा, यहाँ से 3025। अच्छा 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3025। अरे हाँ है ना। तो गुणा कर देंगे तो ये सीधा आपका ये 24 आ जाएगा, ये 200,
यानी कि आपका आंसर आ गया 24,200। क्या है आपका करेक्ट आंसर है। बहुत आसान सवाल, कई बार एग्जाम्स में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, सीरीज के बहुत आसान सवाल होते हैं। आई होप आप ये सवाल समझ पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्त्री का अंकित मूल्य 780 रुपये है, दुकानदार 10% की छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है, तो कोई छूट नहीं दी जाती है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक बात समझना है आपको, अब छूट हमेशा किस पे मिलती है। कभी बाजार गए हो ना, शॉपिंग कराई है या करी है, आपने उनको शॉपिंग कराई होगी ना, तो आपको पता रहा होगा कि आप पे कितना खर्चा हुआ है, छूट कितनी मिली है। तो भैया छूट जो मिलती है MRP मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस या MP मैक्सिमम प्राइस पे या मार्केट प्राइस पे ही मिलती है। ये बात समझनी पड़ेगी आपको। हिंदी में बोले तो अंकित मूल्य पर छूट मिलती है। अच्छा, आपने एक बात डायरेक्ट पढ़ी होगी कि CP और MP का जो रेशियो होता है, आप डायरेक्ट याद रखो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। डायरेक्ट याद रखो कि अगर CP MP अनुपात लेना है तो डिस्काउंट CP घटा देना, प्रॉफिट जो है MP में जोड़ देना, आपका CP और MP का डायरेक्ट अनुपात निकल के आ जाएगा। अच्छा, एक बात और समझो, अगर कोई चीज छूट नहीं होगी, बहुत ध्यान सुनना, आप कोई मार्केट चीज लेने गए, आपके आप जो भी शॉपिंग कर रहे हो, तो जो उसका बॉक्स होगा, उसके बॉक्स पे जो प्रिंट लगा होता है वही बेटा MRP या MP रहता है। अच्छा, अगर उसने कोई मुझे डिस्काउंट नहीं दिया, बहुत ध्यान सुनना, अगर उस बंदे ने मुझे कोई डिस्काउंट नहीं दिया तो क्या होगा, तो यानी वो माल जो है वो जो उसी रेट पे बेच रहा है, यानी वही मेरी SP हो गई। तो इस केस में जब छूट नहीं मिलती है तो MP जो है वही SP का काम करती है, यानी MP SP बन जाती है, यानी कि MP पे ही हम सौदा बेच देते हैं, तो डायरेक्ट हमें उससे प्रॉफिट होता है। यानी कि कितने का डिस्काउंट है बेटा, यहाँ पे आपको दिख रहा है 10 का डिस्काउंट बोला 90, यहाँ अनुपात बोला यहाँ 8 का लाभ, यानी 108 लाभ %। आप देखो, अब उसने छूट नहीं दी, अगला लाइन बोला छूट नहीं देगा तो यानी MP मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा SP बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं लाभ जो होता है CP MP से निकलता है। यानी यहाँ से कितना लाभ हो रहा है, आप देखो 18 रुपए का, कितने पे 90 पे गुणे 100, यानी आप देखो 18 पंचे 90, 5 से काटो 20, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 20। अगर छूट नहीं देगा और डायरेक्ट SP पे यानी MP बेचेगा तो आंसर कितना आएगा 20%। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है A B C एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। हालांकि C ने केवल पहले 3 दिन काम किया और 37% काम पूरा हो गया था। साथ ही A द्वारा 4 दिनों में किया गया कार्य B द्वारा 3 दिनों में किया गया कार्य आपस में क्या है, बराबर है। सबसे तेज कामगार किए गए कार्य को अकेले पूरा कितने दिन में करेगा। बहुत आसान सवाल है, देखो थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा सवाल भी है, ठीक है। आप देखो कि यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूं कि टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क 100 मान लिया, तो वर्क डन कितना हो गया, डन वर्क कितना हो गया 37, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा 63। अरे हाँ है ना, सवाल ने बोला है 37% वर्क क्या हो गया, डन हो गया, यानी 37 हो गया, बचा कितना 63। आप एक बात देख पा रहे हैं कि तीनों मिलके 12 दिन में काम कर रहा है। पहले 3 दिन सिर्फ C ने काम किया, मतलब 3 दिन तक तीनों ने काम किया होगा। अरे हाँ है ना, यानी कि मैंने मान ली A की क्षमता A है, B की B है, C की C है, यानी तीनों मिलकर A प्लस B प्लस C कितने दिन काम कर रहे हैं, 3 दिन काम कर रहा है, यानी 3 दिनों कितना काम कर दे रहा 37। अब टोटल काम 12 दिन हो रहा था, 12 दिन में 3 दिन तो यहाँ हो गया, बचा कितना 9 दिन, जो किसने किया होगा A प्लस B ने काम किया 63। अरे बोलो कितना ने किया होगा, यानी 9 ने A और B क्षमता से 63 काम कर दिया। तो मुझे एक बात और बोला गया है यहाँ पे कि A का 4 दिन का काम B के 3 दिन के काम के बराबर है, तो यहाँ से मैं क्षमता निकाल लूंगा 3/4। अरे बोलो हाँ या ना, 3/4, यानी A की क्षमता 3 आ गई, B की 4 हो गई। मैंने क्या करा, मैंने A B C की क्षमता से क्या कर दिया, 3 का गुणा करके 37 काम निकाल लिया। ऐसा होता कैसे वो समझो, आपको पता होगा टोटल वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। तो टोटल वर्क निकलता कैसे है, इफिशियंसी मैंने ABC की ABC मान ली, टाइम 3 है, गुणा कर दिया, कार्य आ गया। अब मेरे को यहाँ से A और B की क्षमता मिल गई 3 4। तो आप बहुत ध्यान सुनना, अगर मैं यहाँ ये पुट कर रहा हूँ और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है तो बात मेरी बन जाएगी। आप देखो मैं अगर यहाँ 3 पुट कर रहा हूँ और यहाँ 4 पुट कर रहा हूँ
तो आप देख पा रहे हो 63 बन रहा है। यानी मुझे यहाँ से एक बात ये प्रूफ होगी, 3 की इफिशियंसी 3 है और 4 की इफिशियंसी 4 है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता तो कुछ और करते, बट ये सेटिस्फाई हो गया। तो ए की क्षमता 3 की 3 है और बी की क्षमता 4 है। तो इसी प्रकार मैं यहाँ से बहुत ध्यान सुनना, यहाँ से मैं सी का काम निकाल लूंगा। आप कहेंगे सर सी का काम नहीं, सी की क्षमता निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 3, यहाँ पुट करेंगे 3 + 4 + c = 37। आप देख पा रहे हो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 या 21, 21 + c बराबर तुम्हारा यहाँ से कितना आ गया 37, 3c। तो 3c बराबर यहाँ तुम्हारा कितना बचेगा, यहाँ से आप देख पा रहे हो यहाँ से तुम्हारा 16 बचेगा। कितना बचेगा 16, और c बराबर 16/3 आएगा। 16 बटा कितना आएगा 3 आएगा। कितना आएगा 16/3 आएगा। आप देख पा रहे हैं छोटी सी बात की क्षमता आ गई। अब आप उसने बोला जो सबसे तेज है, देखो इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 बटा इसकी देखो 3 से 5 से ज्यादा होगी। तो ये काम पूरा काम कितने दिन में करेंगे, यहाँ से निकालना है। तो यानी 100 जो काम करवाना है वो 16/3 से करवाना है। तो ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी 300 बटे कितना आएगा तुम्हारा 16 आ जाएगा। कितना आएगा 16 आ जाएगा। तो अगर मैं काटूंगा 4 से काटूंगा तो 75/4 आएगा। कितना आएगा 75/4 आएगा। यानी कि सी का आंसर जो आएगा 18 सही 3/4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 सही 3/4 इस सवाल का। आई होप आप समझ पाएंगे। थोड़ा सा अच्छा सवाल था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि चक्रवृद्धि ब्याज में कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से कोई धनराशि 4 वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। देखो सवाल कह रहा है, बहुत आसान सवाल है, आपने पढ़ा सीखा होगा कि कोई 1 से 4 वर्षों में कितनी हो रही है 16 गुना हो रही है। कितनी हो रही है 16 गुना हो रही है। अब आपको रेट बतानी, क्या बतानी, रेट। बहुत आसान सवाल है। रेट जब भी निकालनी है तो मुझे पहले वर्ष का वो प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात पता होना चाहिए, यानी पहले वर्ष का मुझे ब्याज पता होना चाहिए। आपको एक बात पता होगी कि 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है, दर कहलाता है। बहुत ध्यान सुनना, 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है, दर कहलाता है। यानी कहानी मुझे 1 साल की चाहिए और अगर मुझे इसको 1 साल बनाना है तो टाइम में जितने का भाग लगता है, आप देखो अगर मैं 4 का भाग करूंगा तो 1 आएगा। तो जितने टाइम का भाग करते हैं उतना रूट लग जाता है। कितना लग जाता है, उतने का रूट, यानी 4th रूट यहाँ लगा देंगे। 4th रूट लगा देंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 1 का तो 1 रहेगा, यानी 1 साल में 1 से कितना हो रहा है 2 हो रहा है, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है। 1 से 2 हो रहा है, यानी ब्याज कितना मिल रहा है, यहाँ से 1 मिल रहा है। और 1 पे 1 ब्याज का मतलब होता है 100% मिलना, यानी जो इसका रेट है बेटा वो कितना आ जाएगा, आर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 100% निकल के आएगा। बहुत आसान सवाल था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये अगला सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि P बराबर आपको दिया है, P बराबर √3 - √2 बटे √3 + √2। ये आपको दिया है P बराबर, Q बराबर क्या दिया है √3 + √2 अपॉन √3 - √2। और पूछा क्या आपसे P² बटे Q + Q² बटे P। ये आपसे पूछा गया। बहुत आसान सवाल है, आप समझो इस बात को। अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आप देखो यहाँ पे ये PQ + QQ और Q × P आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, पहले मैंने क्या करा, इनका एलसीएम लिया Q × P, फिर इसका गुणा यहाँ कर दिया, इसका गुणा यहाँ कर दिया। अब आप देखो फटाफट, यानी मुझे यहाँ से P + Q चाहिए और Q × P चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इनको जोड़ देता हूँ। तो P + Q कैसे निकलेगा, जोड़ते हैं तो √3 - √2 बटे √3 + √2 × ठीक है, इंटू कर देंगे √3 + √2। ये देखो ये सिंप्लीफिकेशन सवाल है, आपको सिंपली इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा तेजी करेंगे ना तो सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। अब मुझे पता है गुणा करा तो अब प्लस किया, सॉरी हम लोगों ने पहले प्लस किया हुआ है, इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा। अब आप देखो तो इसका यहाँ करेंगे तो √3 - √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 + √2 का होल स्क्वायर बटे a + b a - b
√3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। आपने डायरेक्ट एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। ये याद होगा ना तो आपको आसानी होगी। अब ये वाली बात मैं डायरेक्ट खोल रहा हूँ, यानी 2 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब बेटा हो गया 3, तब 3 प्लस यहाँ 2 यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है, यानी कितना आ रहा है ऊपर से मेरे पास 10 आ रहा है, और यहाँ 3/2 यानी कि 1 निकल के आ जाएगा यहाँ से। यानी कि मेरे को पता लग गया P प्लस Q की वैल्यू कितनी आ रही है, P प्लस Q की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 10 आ रही है, यानी P प्लस Q तो मुझे मिल गया। अब P प्लस Q मुझे मिल गया, अगर मैं इनका गुणा कर देता हूँ, बहुत ध्यान सुनना, अगर मैं इनका गुणा कर देता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा इसको मिटा के बता रहा हूँ आपको कि अगर मैं यहाँ से P प्लस Q का गुणा कर देता हूँ तो आप देख पा रहे √3 माइनस √2, √3 प्लस √2 गुणे √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। ये इससे कट गया, ये मतलब इससे, और ये इससे, ये इससे, यानी क्रॉस में दोनों क्या हो गए, कट गए, यानी P इंटू Q की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से बच्चा, 1 निकल के आ गई। अरे हाँ है ना। अब अगर मैं P प्लस Q की वैल्यू मेरे पास 10 है, और अगर मैं इसका Q कर दूं, बहुत ध्यान सुनना, P प्लस Q का होल Q कर दूं बच्चा, तो आप कहेंगे सर बात बन जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे बेसिकली क्या चाहिए था, अभी मैंने आपको बताया था, मुझे बेसिकली PQ प्लस Q पावर Q P इंटू Q चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? P इंटू Q, यही चाहिए ना। तो अगर मैं इसका Q करता हूँ तो Q खोलूंगा जब, तो PQ प्लस Q की पावर 3 प्लस 3PQ और P प्लस Q इंटू 10 का Q। अब देखो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट करूँ, बहुत ध्यान सुनना, तो PQ प्लस QQ प्लस 3 इंटू 1 इंटू 10 प्लस 1000, सॉरी इक्वल टू 1000। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो ये 30 है, उधर जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आएगी वैल्यू, तो ये PQ प्लस QQ पावर इक्वल टू 970। 1000 में 30 घटाओ कितना आएगा, 970, और यही क्या इस सवाल का आंसर है। तो वो बहुत लेंदी सवाल नहीं है, वो तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के समझाया, तो आपको लग रहा होगा लेंदी है, लेकिन बहुत आसान सवाल है, आप इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं। थोड़ा सा बस आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, आप इसको बहुत जल्दी कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल कह रहा है कि 120 को x% से कम करने से वही परिणाम आता है जो 40 को x% से बढ़ाने से आता है। तो 210 का x% और 180 के x प्लस 20% से कितना परसेंट कम है। बहुत ज़्यादा आसान सवाल है और बहुत अच्छा सवाल भी है। अगर आपके दिमाग में क्लिक नहीं करा तो आप लटक जाओगे इस सवाल में। थोड़ा समझो, बहुत तगड़ा सवाल है ये सवाल काफ़ी अच्छे एग्जाम में आया हुआ सवाल भी है। आप समझे इस बात को। मेरे को 120 का x% बढ़ाना है, यानी 100 प्लस x% कर दिया, और वही सेम 40 का, सॉरी इसको घटाना है यहाँ से और इसको बढ़ाना है। ठीक है, सवाल ने बोला जितना इसको कम करते हैं उतना इसको बढ़ा के आपस में कैसे होते हैं बराबर। तो देखो मैं बहुत ज़्यादा इसको बेसिक नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल का तरीका बता रहा हूँ। किसका बता रहा हूँ? हिट एंड ट्रायल। तो हिट एंड ट्रायल क्या कहता है कि ऐसी वैल्यू फाइंड करो जो इससे जितनी बढ़ाने पर, सुनना ध्यान से, कि ऐसी वैल्यू फाइंड करो जिससे उतनी ये दूरी पे हो उतनी ये दूरी पर हो। तो आप मुझे बताओ कि अगर बढ़ाने की बात करें तो मैं एक नंबर सोच लेता हूँ 60। बहुत ध्यान सुनना, नंबर सोच लेता हूँ 60। तो आप मुझे बताओ 40 से कितनी बढ़ रही है? आप कहेंगे सर 20 बढ़ रही है। 60 से कितनी कम हो रही है? आप कहेंगे सर 60 कम हो रही है। 120 से 60 कम हो रही है। अब आप देखो 60 से, क्योंकि मैंने परसेंटेज की बात करी, मैंने नंबर की बात नहीं करी। जितना ये परसेंट घटेगा उतना ही परसेंट ये बढ़ेगा। तो 20 बढ़ रहा है 40 पे, तो 40 का आधा है मतलब 50%। तो इसका भी आधा 50%, यानी बात बन गई। यानी मुझे यहाँ से क्या x की वैल्यू मिल गई? बोलो हाँ है ना, मिल गई ना। सवाल ने क्या बोला? जितना एक्सपोनेंट यहाँ घट रहा है उतना ही एक्सपोनेंट यहाँ बढ़ रहा है, यानी यहाँ से 50 घट रहा है और यहाँ से 50 बढ़ रहा है, यानी x% की मुझे यहाँ से वैल्यू प्राप्त होगी कितनी? 50%। क्यों? किसी का आधा घटता बढ़ता है, हमेशा वो 50% होता है। 50% का मतलब क्या होता है? आधा। अगर 40 का आधा बढ़ रहा है तो 50%, 120 का आधा घट रहा है तो 50%। ठीक है, अब सवाल ने क्या बोला है? सवाल ने मुझसे बोला है 210 का 50%, 210 का 50%। तो आप 210 का 50 105 हो जाएगा। और सवाल ने बोला 180 का x प्लस 20, यानी 50 प्लस 20 कितना होगा? 70।
70%। तो 70 18 सत्ते 126 होता है कितना? 126। 126 से कितना कम है ये आप देख पा रहे हैं, 126 से 21 कम है। अरे बोलो हाँ या ना? 126 से कितना कम है? 21 कम है। 21 कम है कितने से? 126 से गुणे 100, यही आपसे पूछा है। 21 छक्का 126, 1/6 आपको फ्रैक्शन याद होगी बच्चा, 16 सही 2/3% क्या है इसका करेक्ट आंसर, या फिर 16.67% लिख लो, यही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था। अगर आप हिट एंड ट्रायल नहीं लगाओगे तो आपको बहुत टाइम गंवाना पड़ेगा इस सवाल में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर यदि प्रेक्षणों x, x+2, x+4, x+6 और x+8 का माध्य जो है बेटा कितना है? 17 है। अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य, बहुत आसान सवाल है। देखो क्या दिया हुआ है, x, x+2, x+4, x+6 और x+8 आपको दिया x+8। अरे अगर मैं इसके एवरेज की बात करूं, बहुत ध्यान सुनना, मिडिल टर्म देखो, सब में 2 का डिफरेंस है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा क्या कि एवरेज में जब हम किसी भी नंबर का क्या निकालते हैं, कुछ संख्याओं में हम एवरेज निकालते हैं। अगर वो समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी मतलब उनकी सीरीज का जो गैप है वो क्या है? समान है। अगर वो गैप समान है तो निकालने का तरीका का मिडिल टर्म क्या हो जाती है? आपका एवरेज आती है। तो आप बताओ, 2 हमने यहाँ छोड़ा, यानी यहाँ ये मिडिल टर्म क्या होगी? एवरेज हो गई। यानी x+4 बराबर 17 दिया, यानी x बराबर 13 मिल गया। यानी x बराबर मुझे क्या प्राप्त हो गया? x बराबर 13 प्राप्त हो गया। अभी एवरेज मेरे पास मिल गया x+4, इसकी वैल्यू 17 थी तो यानी x+4 17, x कितना आ गया? 13। अब सवाल ने बोला है अंतिम 3 पदों का, तो आप बताओ ये अंतिम 3 पद है। अंतिम 3 पद में भी देखो बेटा डिफरेंस क्या है? सेम है। तो x+4, x+6, x+8 हो गया। अरे हाँ है ना? तो आप बताओ यहाँ से इन तीनों में एवरेज क्या आएगा? इन तीनों में एवरेज किसका आएगा? ये आएगा। यानी x+6 मेरा एवरेज होगा और x की वैल्यू 13 निकाल चुका हूँ। 13 + 6 कितना होगा? 19। यानी अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। बेहद आसान सवाल था और एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। चुनाव में 65% मतदाताओं ने मत डाले, जिनमें से 3% मत अवैध घोषित किए गए। ठीक है, और एक उम्मीदवार को इतने 81,965 मत मिले, जो कुल वैध मत का 65% है। उस चुनाव में नामांकित मतों की संख्या कितनी है? बहुत आसान सवाल है। देखो आपको इन सवालों में क्या करना है? स्ट्रक्चर फॉलो करना है। क्या कि मान लो टोटल वोट कितने हैं? टोटल वोट डाला 100x मान लो आप, जिसमें से कितने लोगों ने वोट डाला? 65% लोगों ने क्या डाला है? वोट डाला है। यानी ये तुम्हारे वोट डाले गए वोट है। क्या है? डाले गए वोट। कह रहा है इसमें से 3% क्या कर दिए? अवैध घोषित कर दिए हैं। यानी मेरे को पता लग गया क्या, बहुत ध्यान से सुनना, मेरे को पता क्या लग रहा है? मेरे को पता लग रहा है कि इसका 3% क्या करे? अवैध। यानी कितने बचे होंगे? 3 अवैध करे, कितने बचे? 97। यानी कि 65x का 97% मैंने क्या कर लिया? निकाल लिया। कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, ऐसे करना है। ठीक है, यानी ये मेरे पास कौन से वोट आ गए? ये मेरे पास वैध वोट आ गए। क्या आ गए? वैध वोट आ गए। क्या आ गए? वैध वोट आ गए। साथ ही साथ बोला एक उम्मीदवार इतने मत मिले, जो कुल वैध मतों का इतना है। तो आप मुझे बताओ, कुल वैध मतों का 65%, यानी 65x 97/100 का 65% वोट जो है वो कितना मिला है? 965, यानी कि 81,965 आपका क्या है? ये मिले हैं इसको वोट। ठीक है, उसने पूछा है कि उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या कितनी है। यानी कुल पूछा है आपसे, 100x की वैल्यू पूछी है। आप इस बात को समझो। अब आपको काटने वाली बात है। क्या है? काटने वाली बात है। तो मेरे को दिख पा रहा है यहाँ से, मैं 65 है तो 5 से काट दे रहा हूँ। 5 से काटो या 13 से काटो। 13 से काटना आसान लग रहा, 13 पंचे काटो फटाफट। 13 6 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 6 78, 13 3 39 और 0 5। ठीक है, अब मैं अगर 5 से काट दूं, यहाँ से 5 एकम 5 और यहाँ एक बचेगा 5 दूनी 5 छक्का 5 एकम 5। अब मेरे को दिख रहा है मैं फिर से 13 से काट सकता हूँ। ठीक है, अब आप देखो 13 निम्मा यहाँ कितने होते हैं? 13 निम्मा होते हैं 17। कितने होते हैं? 117। 73 91 होते हैं। और 97 से 97 कट गया, यहाँ बचा था 5 आपके पास।
5 से काटा है कितना आया 20, तो x की वैल्यू यहाँ से आप देख पा रहे हो कितना आ रहा है 2000 आ रहा है, कितना आ रहा है 2000 आ रहा है। अगर यहाँ पुट कर देंगे तो 2000 और 2 बिंदी यानी 2 लाख क्या हो जाएंगे आपके टोटल वोट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2 लाख आपके टोटल वोट हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भैया एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ % हो तो 1200 रुपये में उसे बेचा जाता है, तो कलाई घड़ी का क्रय मूल्य बहुत, इसका डायरेक्ट मैं तरीका बताता हूँ, आप 1 सेकंड में कर लेंगे। बस एक कंडीशन पता हो आपको कि सीपी जो है वो प्रॉफिट % क्या है आपस में बराबर, उसने बोला है जो क्रय मूल्य है उतना ही उसका लाभ प्रतिशत है, यानी कि सीपी प्रॉफिट के बराबर है। तो बच्चा बहुत ध्यान सुनना, जो एसपी होता है ना एसपी को बच्चा हमेशा 10 के डिफरेंस में तोड़ना है, जो अंतर होना है ना वो क्या होना है 10 का अंतर होना है। तो ऐसा इसको तोड़ो जो 2 संख्याओं में 10 का अंतर है। तो आप देखो 30 गुणा 40 कर दूंगा, आप कहेंगे सर 30 गुणा 40 भाई 3 चौको 12 यानी कितना हो गया 1200। तो इन दोनों में जो छोटी वैल्यू है कौन सी है 30 पे एक बिंदी चिपका दो अपनी मर्जी से, तो 300 क्या होगा भैया आपका करेक्ट आंसर हो गया, यही तुम्हारा क्या हो गया सीपी। बहुत बेहद आसान ट्रिक है, आप समझ पाएंगे, 1 सेकंड में इसको कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टी वर्ष के अंत में R% प्रति वर्ष की दर से P रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 80 रुपये है, तो दुगनी राशि पर, बहुत ध्यान सुनना, दुगनी राशि पर T/4 वर्ष के लिए 3% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। आपको फॉर्मूला पता होगा भैया क्या, कि SI बराबर क्या होता है, बराबर P इंटू R इंटू टी होता है ना। आप कहेंगे सर 100 तो न्यूमेरिक वैल्यू है, 100 कभी बदलेगा नहीं, बोलो बदलेगा, 100 कभी नहीं बदलेगा। तो SI डायरेक्ट किस पे डिपेंडेंट हो जाएगा, P इंटू R इंटू टी पर। अरे हाँ है ना, P इंटू R इंटू टी पर बिल्कुल क्या हो जाएगा डिपेंडेंट हो जाएगा। आप समझिए, रात के भैया 12 बज रहे हैं, आपके लिए वीडियो शूट हो रहा है रात के 12 बजे, फुल्ली डेडिकेटेड हैं हम लोग आपके लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये तरीके और ये वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो इस बार आप बिल्कुल परेशानी मत लें, जीडी इस बार आपका होने वाला है। बाकी रेगुलर बेस पे आपको अब प्रैक्टिस सेशन मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं। आप देखिए कि यहाँ SI P इंटू R इंटू टी पर, मान लो पहले प्रिंसिपल P था, रेट टाइम T दिया आपको R%, अगली बार आपको मैंने रेशियो ले लिया, अगली बार क्या बोला है कि दुगना P हो गया, टाइम T/4 हो गया, रेट 3R% हो गई। तो आप देख पा रहे PTR सभी कट गए, यहाँ से काटो 2 बार, तो ये भाग में बेटा कहाँ आ जाएगा, यहाँ गुणा में हो जाएगा 2:3। तो डायरेक्ट मेरे पास अनुपात निकल के आ गया 2:3। तो पहले SI 2 मिल रहा था, सवाल कर 2 नहीं है सर 80 है, कितना है 80, तो 40 से गुणा हो रहा है ना, तो 3 का कर देंगे 40 से गुणा, तो आप कितना मिलेगा बेटा, अब मिलेगा 120 रुपया। यानी यही हमारा क्या है करेक्ट जवाब है, यानी कि पहले SI 80 था अब 120 है। यही तरीके आपको सीखने हैं, समझने हैं। अगर ये आप तरीके समझ गए ना तो एग्ज़ाम आप बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या हुआ है, P, Q और R का औसत भार बेटा कितना है, 55 kg है, यानी P और Q का औसत भार कितना है बेटा 50 kg है, Q और R का औसत भार 53 kg है, तो Q का भार, बड़ा आसान सवाल है, आप समझिए। 3 लोग हैं मेरे पास P, Q, R, जिनका बेटा औसत कितना है 55 kg है, कितना है भाई 55 kg मेरे भाई। और यहाँ 2 लोग हैं P और Q, और फिर से 2 लोग हैं अंत में मेरे पास Q और R। यानी यहाँ पे मैंने Q को यहाँ पे भी काउंट कर लिया, Q को मैंने क्या कर लिया यहाँ पे भी काउंट कर लिया। तो आंसर में जो पूछा है इसलिए Q की वैल्यू पूछी है, क्योंकि Q को मैंने 2 बार काउंट कर लिया। तो आप बहुत ध्यान सुनना, इसका एवरेज कितना है 50 है, इसका एवरेज कितना है 53 है। तो आप देखना बहुत ध्यान से, मैंने मान लिया कि P, Q, R जो तीनों लोग हैं वो 55 kg के, बोलो हाँ है ना।
पी क्यू आर जो है वो तीनों 55 kg के हैं। अरे ठीक है कि नहीं ठीक है बोलो। तो 55 kg कितना कम एवरेज, 5 कम। यहाँ कितना कम लल्ला, यहाँ 2 कम। तो ओवरऑल कितना कम हो रहा है, माइनस के 7 कम हो रहा है। कितने लोगों पर, 2 लोगों पर यहाँ से कम हो रहा है। तो ओवरऑल माइनस के 14 कम हो जाएगा। तो आप एक बात समझो, Q तुम्हारा जो होगा वो 55 तो होगा ही होगा, पर माइनस के 14 भी हो जाएगा। तो यहाँ से एक यानी 41 kg का क्या हो गया हमारा, Q आ गया। ये हमारा क्या है आंसर। दोबारा समझो फटाफट, तीनों लोग 55 के, मैंने सबको 55 मान लिया। तो आप बताओ ये 55 ना होगा कितना, 50 से 5 कम है, कितने पे 2 पर। यहाँ पे QR कितना कम है, 2 कम है, कितने पे 2 पर। ओवरऑल 5 2 7 कम है 2 लोगों पर, यानी कि 7 दूनी 14 कम हो जाएगा। तो यानी ओवरऑल 14 कम हो गया। अगर 14 कम हो गया बच्चा, तो आप देख पा रहे हैं 55 तो Q भी होगा, जब सबको बराबर माना तो 55 Q होगा। 14 कम करेंगे तो कितना आएगा, 41 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल का निम्न में सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। तो आप देख पा रहे हैं 41/92 और यहाँ पे 92/49 और यहाँ पे 33/41 और 35/47। 1 सेकंड में सवाल का ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा, 1 सेकंड में। हमें कुछ नहीं करना, गैप चेक करना है। यहाँ से गैप कितना है, 51, आपको दिख रहा है 51 आ गया। यहाँ से गैप कितना है, आपको दिख रहा है 7। यहाँ से गैप कितना हो रहा है, आपको दिख रहा होगा 8। यहाँ से दिख रहा है आपको 12। यानी बड़ा आसान सवाल है। जिसका गैप ज़्यादा है वो छोटी संख्या हो, जिसका गैप कम होगा वो बड़ी होगी। अगर मेरे को एक झटके में निकालना होगा ना सबसे छोटी, तो मैं सीधा मार दूंगा सबसे छोटी, क्योंकि सबसे बड़ा अंतर है। जिनके बीच में अंतर ज़्यादा होता है ना वो भिन्न उतनी छोटी होती है, और जिनके बीच में अंतर कम होता है वो भिन्न उतनी बड़ी होती है। यानी यहाँ ये अंतर क्या हो सकता है, ये सबसे बड़ी भिन्न हो सकती है। ठीक है, लेकिन मेरे को ये पता लग गया कि सबसे छोटा अंतर ज़्यादा है तो ये छोटी भिन्न होगी। 1 सेकंड बता दिया आपने कि जो 41/92 होगी ना, ये सबसे छोटी भिन्न होगी। समझ पाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस आप अगला सवाल कह रहा है कि भाई 30 पे पावर 5 गुणा 24 पे पावर 5, यानी कि 30 पे पावर 5 गुणा 24 पे पावर 5 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है बेसिकली, इनको अभाज्य यानी जो इनके गुणनखंड होंगे कैसे होंगे, 2 3 5 7 अभाज्य होंगे, उनकी पावर काउंट करनी है, वही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती। ठीक है, अब इस 30 को तोड़ लो। आप देखो इसको 2 में तोड़ दें, आपको 3 में, आपको 5 में, यानी कि 15 29 हो गया। आपको इसको मैं 2 में तोड़ दे रहा हूँ, आपका हो इसको कितना हो, 12 यानी 3 में। ठीक है, यानी कि कितना आ गया, 2 गुणा 3 आ जाएगा। कैसे आएगा, बहुत ध्यान सुनना। अब 2 गुणा 3 ऐसे आ गया 2, यानी कि यहाँ पे आपका 2 पावर 2 हो जाएगा। और आप सॉरी यहाँ से देखो 2 की पावर 3 हो जाएगा और गुणा 3, यानी कि 8 3 24 होता है, 2 पावर 3 हो गया। बाकी पावर सब पे 5 5 है, तो 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 गुणा 2 सॉरी यहाँ 5 की पावर 5 होगा, ये 5 3 15 हो जाएगा, गुणा 3 की पावर 5। सबकी पावर ऐड कर दो, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5 5 5 10 15 20 और 15 तुम्हारा क्या हो जाएगा, 20 15 35। यानी इसके जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी ना वो कितनी होगी, 35 होगी। कितनी होगी भैया, 35 होगी। आई होप आपको ये सारे सवाल, सारे सॉल्यूशंस बहुत पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, वीडियो को लगातार भाई शेयर करते रहिए। ठीक है, जिससे कि लोगों तक पहुँचे और उन्हें भी ये पता लगे कि यहाँ पे जो है प्रॉपर ढंग से आपको संभावित प्रश्न करवाए जा रहे हैं, इससे पूरी संभावना आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।